आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 19। इसका ये मतलब है कि हमने चैप्टर 22 भी पढ़ लिया है, 21 भी पढ़ लिया है और 20 भी पढ़ लिया है। जो 22 था ना, वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में था, हार्मोन्स के बारे में था और उसके अलावा उनसे उनकी कमी या अधिकता से होने वाली बीमारियों के बारे में था। चैप्टर 22 मैक्सिमम ये एरिया ले जाता है अपना नर्वस सिस्टम का, मस्तिष्क। चैप्टर 20 में था अपना स्केलेटन सिस्टम और मसल्स, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये पढ़ा था। आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर 19। इस चैप्टर का क्या नाम है? उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते हैं? उत्सर्जी पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जिनका उत्सर्जन और निष्कासन किया जाता है। तो वो जो उत्सर्जी पदार्थ है उनको बाहर क्यों निकाल रहे हैं? क्या बात हो गई? नहीं, बात क्या हो गई? क्यों? क्योंकि अगर वो बॉडी में रहेंगे तो वो टॉक्सिक ही रहेंगे। इसलिए बेहतर है कि उनका शरीर से बाहर निकल जाना। अपना शरीर उन्हीं चीज़ों को बाहर निकालेगा जो टॉक्सिक है, जो टॉक्सिक है। मतलब चलिए मैं एक बहुत ही साधारण सा एग्जांपल लेती हूँ। बहुत ही अपन जानते हैं, अपन यूरिनेशन करते हैं, यूरिन बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि अपने जो यूरिया में है वो क्या है? वो टॉक्सिक है। अपनी ह्यूमन बॉडी के लिए वो टॉक्सिक है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी मेटाबॉलिक साइकिल के थ्रू यूरिया का फॉर्मेशन होता है जिसको शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी है और उसको हम मूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं, निष्कासित कर देते हैं शरीर से बाहर। और उस यूरिन के साथ और भी अननेसेसरी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ भी बाहर चल जाएगी जिसकी बॉडी में रत्ती भर भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम ओवरऑल इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या होंगे। ठीक है, अपने जो मानव उत्सर्जन तंत्र है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा, जो अपना किडनी है, यूरेथ्रा है, मूत्रवाहिनियाँ बोलते जिसे, मूत्राशय वगैरह, ये सब पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि यूरिन कैसे बन रहा है, मूत्र का निर्माण कैसे हो रहा है। फिर बाद में इसमें ये पढ़ा जाएगा कि अब इसे निकाला कैसे जा रहा है, फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है, कि कौन कौन सी चीज़ें बाहर निकालनी है, कौन कौन सी चीज़ें अंदर रखनी है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, वेल लेबल डायग्राम इसके याद होने चाहिए, प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि देखो जितने भी मेमोराइजिंग चीज़ थी, जो अपना स्केलेटल सिस्टम था वो तो हो गया पूरा, क्योंकि उसमें एक एक हड्डी याद करनी थी, वो कितनी है वो याद करनी थी, वो कहाँ है वो भी याद करनी थी। अब तो काफ़ी एनाटॉमिकल पार्ट आ गया, फिजियोलॉजिकल पार्ट आ गया। ये तो आप बस समझते जाओ अपनी बॉडी को अज्यूम करके, हाँ मेरी किडनी है, मैंने पानी पिया है, यहाँ से ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा होगा, फिर ये हो रहा होगा। अच्छा यूरिन आ रही है तो इसमें मेरा ये निकल रहा होगा। मतलब कनेक्ट कर लो अपने आप को, अब कनेक्ट कर लेना अपने आप को। ठीक है, लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि अच्छा जी अगर ये कुछ फेलियर हो, वृक्क से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड कुछ फेलियर्स आ जाएं, काम ना करे, तो हमें कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है वो भी पढ़ लेंगे अपन जी, वो भी अपन पढ़ लेंगे। तो आइए हम शुरू कर देते हैं, तो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो 3 तरीके के हैं जी। ऐसे तो बहुत तरीके के होंगे, बट नॉर्मली जो सिलेबस में है अपने वो बता रही हूँ मैं। हम हमारे शरीर से, चाहे से कोई से भी प्राणी हो, जितने भी लिविंग प्राणी हैं, वो 3 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। पहला करते हैं अमोनिया का, अमोनिया। दूसरा यूरिया और तीसरा यूरिक एसिड।
अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इसे हिंदी में भी यही बोलते हैं, बस एसिड को अम्ल बोल दिया जाएगा। इंग्लिश में भी अमोनिया, हिंदी में भी अमोनिया, इंग्लिश में भी यूरिया, हिंदी में भी यूरिया ही, ठीक है। अब ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, ये इसी ऑर्डर में इनकी टॉक्सिसिटी भी है। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक ये है, कौन? अमोनिया सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे सबसे टॉक्सिक है। इसीलिए इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे वाटर की आवश्यकता होती है। ये बहुत टॉक्सिक है। इसलिए सामान्यतः जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो मछलियाँ ही होती है, क्योंकि वो जल की रानियाँ हैं। जितनी भी फिशेस हैं ना, वो अमोनिया का ही स्त्रावण करती हैं। क्यों? क्योंकि वो रहती है कहाँ पे? सी में, दरिया में, नदियों में, ठीक है। तो क्या होती हैं, वो अपने मूत्र द्वारा अमोनिया का निष्कासन करते हैं, और बहुत इजी भी है। वो पानी है, पानी में ही छोड़ दो अमोनिया को, ठीक है। हाईली टॉक्सिक है अमोनिया, जहर है। फिर सेकंड नंबर पे आता है यूरिया, जो अपन निकालते हैं मानव। ये इससे थोड़ा सा कम टॉक्सिक है, इसलिए इसे निष्कासित करने के लिए थोड़े से कम वाटर की आवश्यकता होती है। इसको तो ज़्यादा चाहिए पानी, इसको थोड़ा सा। तो नोटिस करो, अपन जब यूरिन करते हैं, अपन मूत्र विसर्जन करते हैं, तो पानी भी तो लिक्विड फॉर्म में तो आता है, वो कोई गाढ़ा गाढ़ा थोड़ा ना आता है, पानी जैसा ही तो आता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा बहुत टॉक्सिक है, इसलिए इसे पानी के साथ बाहर निकाला जाता है, सूखा सूखा नहीं निकालते बाहर। नेक्स्ट है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ये सॉलिड में निकलता है। छिपकली का देखा है? छिपकली का देखना, लिजर्ड्स, ये लोग निकालते। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है ना, ये जो लिजर्ड्स वगैरह हैं, ये रेप्टाइल्स वगैरह हैं, ये क्या है, डेजर्ट में मिलते हैं, रेगिस्तान में मिलते हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी ही वाटर की इतनी कमी है, सोचो अपने मूत्र के साथ भी ये लोग पानी निकालने लग जाएंगे तो क्या होएगा इनका? मतलब ऑलरेडी वहाँ पे पानी कम है। बेचारे प्लांट्स तो क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को हटा देते हैं, या फिर पत्तियों को ऐसी बना लेते हैं जैसे लगता है वो कांटे हैं, पतली पतली छोटी छोटी पत्तियाँ, ताकि क्या हो, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना हो। वाष्पोत्सर्जन इंग्लिश में बोले तो ट्रांसपीरेशन। बेचारे प्लांट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि वो अपना जो जितना हो सके ना उतना पानी को बचा के रखे। कैक्टस देखा है? कैक्टस, वो बेचारा पानी का स्टोरेज करता है। नागफनी का पौधा कैक्टस पानी का स्टोरेज करता है, और आजू बाजू कांटे लगा लेता है ताकि कोई जंतु आ जाए तो उसे खाए ना, क्योंकि इतना मुश्किल तो वैसे ही उसने पानी कलेक्ट किया है, और कोई आके उसको खा जाएगा तो ये लो फिर हो गए धन्य। दूसरा, कुछ कुछ प्लांट्स हैं, जैसे वो कनेर के देखे हैं, और बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी जो लीव्स होती है ना, वो बहुत पैनी पैनी सी होती है। किसी की लीव्स देखो, किसी की तो लीव्स बहुत पैनी पैनी सी होती है, ऐसे लगता है जैसे सुई है, चुभती है सीधी, कनेर के देखना। और किसी किसी की लीव्स इतनी छोटी सी होती है ताकि वाष्पोत्सर्जन हुए ही ना। और कोई कोई की लीफ होती है, अगर मोटी है ना, तो वो अपने चारों ओर ऐसा आवरण बना लेंगे मोम जैसा, कि अब निकल के दिखाओ पानी, मोम जैसा आवरण। आंकड़े का पेड़ देखा है? आँख का अगर इंग्लिश बोलूँ तो कैलेट्रोपिस। वो इतनी मोटी मोटी पत्तियाँ होती है उसकी, मोम का आवरण होता है उसके चारों ओर मोम का आवरण होता है ताकि पानी ना निकले। तो मतलब प्लांट इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपन प्राणियों के बारे में, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए आपको इस चैप्टर से कनेक्ट करवा रही हूँ कि प्लांट भी तो पानी को बचा रहा है। कौन से प्लांट? जो डेजर्ट में रहते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई है। तो टेम्परेचर हाई होने से क्या होगा कि ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ज़्यादा पानी उड़ रहा है। तो वो क्या करेंगे, जितना हो सकता है उतना कम रखेंगे पानी को, कि भाई उड़े नहीं, स्टोरेज करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि पानी ना निकले बॉडी से। तो उसी तरह से ये जो लिजर्ड्स हैं और भी रेप्टाइल्स हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, डेजर्ट जानते हो सब, रेगिस्तान, ज़ीरोफाइट्स। डेजर्ट में रहने वालों की यही खास बात है कि वो पानी की कीमत को समझते हैं। वो वाटर लॉस का बजट नहीं संभाल सकते, इसलिए क्या करेंगे, जो डेजर्ट में रहने वाले जो प्लांट्स हैं वो भी पानी को बचाएंगे,
और जो एनिमल है वो भी अपनी बॉडी से वाटर लॉस नहीं होने देंगे। तो देखो लिजर्ड भी, इसका भी जो यूरिनेशन है या इसका वेस्ट है वो सॉलिडिफाई में होता है, सॉलिडिफाई होगा, ठीक है ना, पानी के साथ नहीं रिलीज़ करेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अफोर्ड ही नहीं कर सकता वाटर लॉस ये। तो ये था, मैंने वजह भी बता दी है आपको और ये 3 तरीके के वेस्ट भी बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब मैं धीरे धीरे बताऊंगी कि ये कहाँ बन रहा है, ये कहाँ बनने की प्रक्रिया है और उसे कैसे निकालना जाएगा, धीरे धीरे आएगा। अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, कनेक्ट कर रहे हैं अपन इस चीज़ को कि हम क्या पढ़ने वाले। स्टार्टिंग में थोड़ी ना पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, स्टार्टिंग में पूरे चैप्टर का साथ ना पढ़ लोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे ना सिस्टम। उत्सर्जी पदार्थ पढ़ लिए। चलिए एग्जाम्पल के साथ पढ़े हैं। देखो अमोनिया उत्सर्जी है तो आपको अमोनिया उत्सर्जी की डेफिनेशन लिखनी है। फिर बाद में क्या करना है, बाद में उसके एक एग्जाम्पल भी तो दोगे, इम्प्रेस भी तो करना है एग्जामिनर को। तीसरा कौन सा बताया था मैंने, यूरिक अम्ल, देखो ये लिख रखा है। किससे पाया जाता है, सरीसृपों में, पक्षियों में। क्यों, क्योंकि वाटर लॉस का अफोर्ड नहीं करेंगे, बिल्कुल भी 1% ही नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। मतलब जितना हो सके ना अपना जल का लॉस कम ही करेंगे। जल की कम मात्रा के साथ कोलिकाओं या पेस्ट के रूप में, पेस्ट देख लेना आप, लिजर्ड को देख लेना। लिजर्ड जानते हो क्या होती है, छिपकली, छिपकलियाँ देख लेना, गिरगिट देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अधिकांश अकशेरुकियों में ये संरचना सरल नलिकाकार रूप होती है, जबकि कशेरुकियों में जटिल नलिकाकार। अच्छा, जो अकशेरुकी हैं उनमें तो ये सिंपल फॉर्म में होता है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। जितनी भी आर्थ्रोपोडा हैं, जितने भी लोअर हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज है, एकाइनोडर्मेटा है, मोलस्का है, इनमें क्या है, इतना हार्ड एंड कोर्स सिस्टम नहीं है, बहुत ही साधारण सा है, बहुत इजी वे में होता है। बट अपन तो है स्पेशल मानव, अपन कशेरुकी हैं क्योंकि वर्टिब्रा कंकाल तंत्र पढ़ चुके हैं। तो अब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हमें कशेरुकाएं क्यों, सॉरी कशेरुकी क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे में कशेरुकाएं पाई जाती है। हम वर्टिब्रेटा क्यों कहलाते हैं, हम वर्टिब्रेटा क्यों कहलाते हैं, क्योंकि हमें वर्टिब्री है, हमने पढ़ा है कंकाल तंत्र में वर्टिब्री है हमारे पास, वर्टिब्री की पूरी कॉलम की कॉलम है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, आदिवृक्क इंग्लिश में देखो ये प्रोटोनेफ्रिडिया है। अगर मैं इंग्लिश में बोल भी दूँ ना तो कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा फ्रेंडली लो इस चीज़ से। यहाँ ज्वाला कोशिकाएं, फ्लैम सेल्स लिख नहीं रखा बट फ्लैम सेल्स बोलते हैं। ये किस में पाया जाता है, ये किस में मिलेंगे, मैंने अकशेरुकी तो बोल दिया, उसके उदाहरण भी तो दिए थे। प्लेटीहेल्मिन्थीज है, एनेलिडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है। तो ये पाए जाते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज में। एग्जाम्पल भी दे रखा है, प्लेन एरिया ऐसा सा होता है कुछ, रीजनरेशन की खतरनाक पावर होती है इसके अंदर। हंसता हुआ नहीं, ये तो मैंने ऐसे बना दिया। रोटीफर कुछ एनिलिडा, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज एक फाइलम है उसी तरह एनिलिडा भी है, उसका एग्जाम्पल ये है। सिफेलोकॉर्डेटा, ये जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज है, एनिलिडा है, वैसे सिफेलोकॉर्डेटा है, और उसका एग्जाम्पल एम्फियोक्सिस। आदि में उत्सर्जित संरचना के रूप में पाए जाते हैं, मतलब इनमें थोड़ा बहुत डेवलप है क्या, थोड़ा बहुत डेवलप है क्या, उत्सर्जित तंत्र जी, उत्सर्जित तंत्र थोड़ा बहुत दिखेगा। अपने में तो बहुत ही एडवांस है, अपना तो पूछो ही मत, इनमें थोड़ा बहुत दिखने लग जाएगा। जो ये लोअर रेट वाले हैं ना अकशेरुकी, जो दिखते भी नहीं है, उनमें वर्टिब्री कहाँ से आएगी। तो इनमें थोड़ा बहुत डेवलप होता है क्या, उत्सर्जित तंत्र। नेक्स्ट, अधिवृक्क प्राथमिक रूप से आयनों व द्रव के आयतन नियमन जैसे परासरण नियमन का संबंधित है, मतलब कि ये बॉडी में जल की अधिकता कमी को बैलेंस रखेंगे, ठीक है, आयनों को, लिक्विड को इक्विलिब्रियम में रखेंगे। नेक्स्ट, पहला प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया, दूसरा एनेलिड हो गया, जो तीसरा सिफेलोपोडेटा हो गया। एनेलिडा में एक एग्जाम्पल दे रखा है केंचुए का। इन्होंने बताया है कि जो केंचुआ होता है ना, अर्थवर्म जो होता है, उसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, वृक्क। नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं, वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्टों को उत्सर्जित करने एवं द्रव व आयनों का संतुलन बनाए रखने का काम। यही की यही लाइन चिपका देना हर चीज़ में, क्योंकि यही तो कर रहा है ना, बैलेंस कर रहा है ना बॉडी में, टॉक्सिसिटी चीज़ बाहर निकालना,
आयनों को बैलेंस, भाई कौन से अगर अनइम्पॉर्टेंट आयन भी है तो वो क्या है, बाहर निकल जाएंगे पानी के साथ। ठीक है। कॉकरोच, तिलचट्टा, कॉकरोच सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी तंत्र मैल पीघी नलिकाएं पाई जाती है। इस तरह से होती है। अच्छा, मेल पीघी नलिकाएं क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसे नाम के साइंटिस्ट ने इन्हें खोजा था। मेल पीघी नलिकाएं नाइट्रोजन अपशिष्टों के उत्सर्जन और परासरण, ये सारी की सारी, इसमें भी ये लाइन चिपकानी है, इसमें भी ये लाइन चिपकानी है, इसमें भी यही, सब के सब परासरण नियमन का काम करेंगे, द्रव्य तथा आयनों का बैलेंस करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेंगे। अब आता है झींगा, प्रोन। ये जितनी भी चीज़ दी हुई है ना, ये सब हमने काटी है। ये केचुआ, ये तिलचट्टा, ये झींगा, स्टारफिश, मोलस्का, ये सब सब काटे हमने, डायसेक्शन किया इनका। तो जो झींगा होता है, जो प्रोन होता है, जो कि क्रस्टेशियन आता है, देखो तीसरा, देखो पहला फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, दूसरा एनिलिडा, तीसरा सिफेलोकॉर्डेटा, और एक और देखो फाइलम का नाम दो। एग्जाम्पल बहुत सारे बताए हैं। अब तो मतलब एग्जाम्पल इतने बताए हैं, मतलब क्वेश्चन तो पक्के हैं, क्वेश्चंस तो पक्के हैं। मतलब ये फाइलम भी पढ़ने पड़ेंगे आपको कि ये फाइलम है किस टाइप के। मतलब जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है, इसकी खास बात क्या है कि भाई फ्लैट वर्म होते हैं। ठीक है, इनमें फ्लैम सेल्स मिलती है, मतलब ज्वाला कोशिकाएं मिलती है। एनिलिडा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इस फाइलम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इस फाइलम में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। सिफेलोकोरेटा, ये फाइलम पढ़ना पड़ेगा, इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, क्या क्या खास बात है वो पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह क्रस्टेशिया, ये भी फाइलम है, इसमें कौन से एनिमल आते हैं, इसमें अभी तो एग्जाम्पल लिख दिया झींगा, आपको सब पढ़ने पड़ेंगे जी। इनमें क्या होती है, हरित ग्रंथि होती है, एक और नाम है श्रृंगी ग्रंथियाँ, एंटेनिल ग्लैंड और हरित ग्रंथि, ये उत्सर्जन का काम करती है। किसमें? झींगे में। तो ये क्लियर हो गई, ये चीज़ क्लियर हो गई, आई थिंक क्लियर हो गई। हमने 3-4 फाइलम भी पढ़ लिए, उनके उदाहरण भी पढ़ लिए, और उनमें किस प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जा रहे हैं वो भी पढ़ लिए। मतलब हमने क्या पढ़े? फाइलम, वो होता नहीं है क्या, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, समझ रहे हो? वैसे ही किंगडम तो क्या है इनका, किंगडम तो क्या है इनका, एनिमल है। फिर फाइलम, क्लास, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आती है, फिर जीनस आता है, फिर स्पीशीज आती है। ये ऑर्डर है, ये याद कर लो, ये याद है तो बहुत ईजी हो जाएगी ज़िंदगी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? हमने फाइलम पढ़ लिया। देखो मैं जिस वे में बता रही हूँ ना, उस वे में ना एग्जाम्पल भी लिख के आना। हमने फाइलम पढ़ लिए। फाइलम पढ़ने के बाद फाइलम की खास बातें भी पढ़नी है, वो कुछ कैरेक्टर्स भी पढ़ने हैं। देखो अगर नंबर चाहिए ना फुल आउट ऑफ फुल, तो देखो जैसा मैं बोल रही हूँ मान लो बात को। ठीक है, कैरेक्टर्स पढ़ लो, कोई 4 कैरेक्टर पढ़ लो। ठीक है, कोई 4 स्पेशल कैरेक्टर पढ़ लो। मतलब आपको जब पूछा जाएगा कि अकशेरुकियों में उत्सर्जी पदार्थ तथा उनके उत्सर्जी अंगों के बारे में बताइए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, तो क्या लिखोगे उसमें? डायरेक्ट एक लाइन तो लिख नहीं सकते ना। पहले जो भी जितने भी फाइलम आपके एनसीईआरटी में है वो याद करो। तो पहले फाइलम याद करें आपने, फिर उन प्रत्येक फाइलम के, मतलब आपने प्लेटीहेल्मिन्थीज याद कर लिया एक फाइलम, एक एनिलिडा याद कर लिया, एक सिफेलोकोरेटा याद कर लिया, एक क्रस्टेशियन याद कर लिया। ठीक है, एक आर्थ्रोपोडा, ये आर्थ्रोपोडा में आता है, एक आर्थ्रोपोडा याद कर लिया, एक क्रस्टेशियन याद कर लिया। मतलब ये 5 याद कर लिए। इन पांचों की खास बात याद करो, मतलब कैरेक्टर्स याद करो। फिर इनके एग्जाम्पल याद करो कि कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, इक्के दुक्के लगभग 3 एग्जाम्पल याद करो। मैं बता रही हूँ फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिलेंगे। एग्जाम्पल याद कर लिए कि कौन कौन से एनिमल आएंगे इसके अंदर, बताओ। फिर अब उन एनिमल्स में कौन कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है वो बता दो, खत्म। फुल आउट ऑफ फुल नंबर दे के जाएंगे। मजाल है, आधा नंबर भी कट जाए, आधा तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1/4 भी ना कटे, 1/3 भी ना कटे। भाई ऐसे ही तो क्वेश्चन बनेंगे ना कि अकशेरुकियों में उत्सर्जी अंगों के बारे में बताइए,
उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए या टिप्पणी दीजिए। तो रहना चाहिए ना कंटेंट। अभी ये 4 लाइन है तो 4 लाइन में ख़त्म थोड़ा ना कर दोगे उसके आंसर को, आप तो एलेबोरेट ही करोगे ना, ठीक है ना। और जो नीट वाले हैं उनको तो 4 करेक्टर क्या, जितने करेक्टर है वो सारे पढ़ने हैं विद सारे के सारे एग्जाम्पल। उनमें भी क्या क्या खास बातें हैं, कौन सा उत्सर्जी अंग है, किस टाइप का नर्वस सिस्टम है, कैसा स्केलेटन है, कौन सा क्या है, सब पढ़ना है। नेक्स्ट अकशेरुकी का ख़त्म हो गया यहाँ पे चैप्टर। अब अपन अपना चालू करते हैं, मानव का, कशेरुकियों का। एंड अकशेरुकी ख़त्म कर दी ना अपन ने, अकशेरुकी ख़त्म कर दी। अब मानव का चालू करेंगे। अब कशेरुकियों में सिर्फ मानव का पढ़ने जा रहे हैं। पहले इस डायग्राम को समझ लो, एक एक नाम याद कर लो, क्योंकि जब मैं समझाने के टाइम, क्योंकि जैसे ही मैं समझाने लगूंगी आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हाँ मैडम अधिवृक्क की बात कर रही था, हाँ यहाँ पे था, याद आ गया। किडनी हाँ यहाँ पे थी, इससे मूत्रवाहिनी निकलती थी, हाँ बिल्कुल याद आ गई। अभी नाम याद नहीं होगे तो आप जल्दी करेक्ट नहीं कर पाओगे, जो मेरी स्पीड होगी ना उसको मैच नहीं कर पाओगे और पीछे छूट जाओगे। तो जैसे जैसे बता रही हूँ ना फटाफट ध्यान दो, मैं एकदम डिटेल में बताऊंगी इसको, और ये याद ही कर लो। उत्सर्जन तंत्र क्वेश्चन आएगा। अभी तो 2 क्वेश्चन बना दिए मैंने कि पहले क्वेश्चन बन सकता है कि उत्सर्जी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं बताइए, उदाहरण सहित, वो हो गया। दूसरा पूछ लेगा क्वेश्चन कि अकशेरुकियों के उत्सर्जन तंत्र के बारे में टिप्पणी दीजिए। अकशेरुकी बोलेगा वो, अकशेरुकी। तो आपको पहले तो उनके फाइलम याद होने चाहिए, संघ याद होने चाहिए कि हाँ भाई 5 थे एनसीईआरटी में, पाँचों के पाँचों तो याद ही होने चाहिए जो 11th क्लास में वो। लेकिन जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, एमसी तैयारी कर रहे हैं, उनको तो सारे के सारे सीक्वेंस में फाइलम याद करने हैं। अच्छा, फाइलम याद करने के बाद उन फाइलम के कैरेक्टर याद करने। 11th क्लास वालों को 3 या 4 कैरेक्टर याद करने, बाकी कॉम्पिटिटिव वालों को सारे। फिर याद करने हैं 2-3 एग्जाम्पल, किसको, 11th क्लास वालों को। बाकी कॉम्पिटिटिव वालों को सारे के सारे एग्जाम्पल याद करने हैं, जितने हैं उतने सारे याद ही करने हैं उनको। फिर बाद में क्या होना है, उनके उत्सर्जी अंग के बारे में बताना है कि ये है नाम उनके उत्सर्जी अंग का। हाँ, उन उत्सर्जी अंगों की भी आप डिटेल पढ़ लेते हो, एक एक 2-2 लाइन की, तो वो तो बहुत ही अलग, मतलब वो तो बहुत ही बियॉन्ड लेवल हो जाएगा। वो है नहीं आपके सिलेबस में वैसे, तो इतना काम मत बढ़ाना अपना। चलो, ये अपना मानव का उत्सर्जन तंत्र सब देख लो, अपना है ये, देख लो एक बार देख लो, ये अपना ही है, ये सिस्टम पूरा। कहाँ पर है ये किडनियाँ वगैरह, ये कहाँ पर है, ये मूत्राशय मूत्रमार्ग कहाँ पर है, ये उधर भाग में है, नीचे अब्डोमन में, नेवल से नीचे, छिद्र से नीचे, ठीक है, यहाँ पर है। शुरू करते हैं, याद कर लेना। ये जो नीली नीली बना रखी है ना मैंने, ये नीली, ये पाइपलाइन, ये है महाशिरा। ये क्या है, महाशिरा। याद हो गई, देख लो एक बार। फिर थोड़ा सा नीचे देखो, पेल्विस लिखा हुआ है। चलिए पेल्विस को देखते हैं कहाँ पर है। अभी दिख रहा है पेल्विस कहाँ पर है, ये देखो, ये रीजन, ये पेल्विस है। अब मेडुला, और देखते हैं मेडुला कहाँ पर है। ये जो दिख रहा है, ये देखो, ये मेडुला पार्ट है। वलकुट, ये वाला जो आउटर रीजन है, ये वाले वलकुट भाग है, और इनसाइड वाला मेडुला है, बाहर वाला वलकुट है। ये अपन ने मस्तिष्क में पढ़ा था। वलकुट भाग सबसे बाहर होता है, याद रखना। अब इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। ये क्या है, किडनी के ऊपर ये जो बैठी है टोपी सी, हम अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ चुके हैं, वही आ गई अधिवृक्क। क्या है ये, एड्रिनल ग्लैंड। अब जिसने वो चैप्टर पढ़ लिया है वो तो खुश हो गया कि हाँ जी मैंने पढ़ लिया, क्योंकि एड्रिनल ग्रंथि कहाँ है ये भी मुझे पता है, कितनी है ये भी मुझे पता है। देखो, एक ये रही और एक ये रही। कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है मुझे ये भी पता चल गया था, और वो क्या काम करती है वो भी पता था, और अगर वो हार्मोन काम नहीं भी करे तो कौन सी डिजीज़ हो सकती है वो भी हमें पता था।
ठीक है, तभी तो मैंने पीछे से शुरू किया है, क्योंकि जब एग्ज़ाम धीरे धीरे पास में आते हैं ना तो सब लोग क्या है स्टार्टिंग के चैप्टर ही खींचते हैं, लास्ट वाले जो चैप्टर्स होते हैं ना उसमें घास ही कटती है। जैसे जैसे ये मार्च अप्रैल आता है ना तो पीछे के चैप्टर पे ही क्या है, घिस जाता है, वो फटाफट 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 करवा देते हैं। आगे के तो बहुत अच्छे स्ट्रांगली तैयार हो जाते हैं अपने, लेकिन पीछे के चैप्टर नहीं होते इतने स्ट्रांगली, क्योंकि कम जब जैसे एग्ज़ाम आता है तो पैनिक लेवल ही बढ़ जाता है और फटाफट फटाफट इंसान आगे से ही कॉपी खोलता है, पीछे से नहीं खोलता। तो सबसे पहले पीछे से शुरू करवा रही हूँ कि पीछे की एक एक लाइन, क्योंकि यहाँ पे मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ये मैंने जो कंटेंट लिया है वो एनसीईआरटी का है, और मैं क्या कर रही हूँ, एक एक लाइन को एक्सप्लेन करके दिखा रही हूँ कि ये जी ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब वो किताब बोल रही है, अब आपके सामने वो किताब बोल रही है कि देखो मैंने क्या क्या लिख रखा है, ये समझ लो, ये समझ लो और एग्ज़ाम में पास हो, और अच्छे से याद कर लो तो टॉप कर जाओ, और अच्छे से याद करोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाओगे। नेक्स्ट, अभी जो रेड रेड है वो क्या है, धमनी है, कोशिकी धमनी है किडनी की। ये वाली जो है देखो, ये पीछे दिख नहीं रही है, ये दिख नहीं रही है यहाँ पे इस जगह पे, पर ठीक है शिरा है, पीछे की साइड हो गई वो, ये जुड़ी हुई इससे है, देखो देखो यही तो है, देखो ये इसी से ही तो आ रही है, ये पीछे की साइड कर दिया इन्होंने, ये यही तो है भाई। वृक्क के पास जो धमनी आएगी वो वृक्क धमनी हो जाएगी, किडनी के पास जो शिरा आएगी वो वृक्क शिरा हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है अपना सिलेबस, मतलब अपन किडनी ये पढ़ेंगे अभी अपन। ये देखो पृष्ठ महाधमनी आई गई, जैसे ये महाशिरा थी, इससे ब्रांचेस निकल रही थी, आधी इसकी तरफ जा रही थी, आधी इसकी तरफ जा रही थी। उसी तरह जो महाधमनी है इसे भी शिरा निकल रही है, आधी इस तरफ आधी इस तरफ, मतलब महाशिरा अपनी धमनियाँ निकाल रही है। अगर वृक्क के पास जाएगी तो उसे वृक्कक धमनी कहेंगे। जब महाशिरा अपनी शिरा निकालेगी तो जिसके पास ही जाएगी उसको उस नाम से संबोधित किया जाएगा। मतलब शिरा ने अपनी ब्रांच निकाल दी इस तरफ वृक्कक के पास, आधी इस तरफ जाओ इस वृक्कक पे, आधी इस तरफ जाओ और बाकी साथ आओ। यहाँ से कनेक्ट होने वाली जो शिरा होगी उसे क्या बोलेंगे, वृक्कक शिरा। ये है धमनी, ये बोलेगी आधी इस तरफ जाओ, आधी इस तरफ जाओ, बाकी आगे चलो। तो इसके पास जाने वाली जो धमनी है वो वृक्कक धमनी होगी, और इसके पास जाने वाली भी धमनी होगी वो भी वृक्कक धमनी होगी। अब ये येलो येलो डर्टी फेलो क्या दिख रहा है, ये मूत्रवाहिनी दिख रही है जी, एक जोड़ी है। ये देखो मूत्राशय और ये रहा मूत्र मार्ग, यहाँ से यूरिन निकलेगा। ये डायग्राम याद हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो वापस से वीडियो देखो, याद करो। चलो पढ़ लेते हैं। मनुष्यों में उत्सर्जित तंत्र एक जोड़ी वृक्कक, एक जोड़ी वृक्कक थी कि नहीं, काउंट कर लो, काउंट कर लो वृक्कक। एक ये रहा, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। ठीक है जी, एक जोड़ी एक बात जम गई। एक जोड़ी मूत्रनलिका, एक ये रही और दूसरी ये रही जी, जम गई बात। एक मूत्र मार्ग, एक ही था, हाँ जी जम गया। तो इसका ही बना है ये उत्सर्जन तंत्र। वृक्क मतलब किडनी बोलूँगी मैं यहाँ पे, वृक्क साउंड कंफर्टेबली नहीं आ रहा है। किडनी सेम के बीच की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। ये जो किडनी है ना, ये जो किडनी है, इन्होंने बताया है कि जो सेम का बीज है ना, सेम का सीड, सेम की फली होती है, उसके अंदर सेम का जो बीज है उसकी जैसी होती है और भूरे व लाल रंग की होती है। ये अंतिम वक्षी है, जो अपनी वक्ष कशेरु की पढ़ रहे थे ना अपन, अपनी जो चेस्ट वो वर्टिब्रा था उसके लास्ट ही लास्ट का पार्ट है। और तीसरी लंबर रीजन में 5 कटी थी, 5 कटी वर्टिब्रा है अपने पास, उसमें तीसरी के पास वक्ष में लास्ट पे फिट है, और जो कटी वाली लंबर रीजन वाली है उसमें तीसरी के पास है। उदर गुहा में नीचे है। ठीक है, आंतरिक पृष्ठ विभाग सतह, मैंने पृष्ठ क्या बताया था जब मैंने कंकाल तंत्र पढ़ाया था, उसमें मैंने पृष्ठ और अधर टर्म क्लियर की थी कि पृष्ठ क्या होता है जहाँ पे रीढ़ की हड्डी होती है, और अधर क्या होता है सामने वाला भाग, सामने वाला भाग अपना सामने फेशियल भाग, ये अपना अधर सिस्टम है। और पीछे क्या है जहाँ पे बैकबोन है वो अपनी पृष्ठ है। तो ये कहाँ मिलेंगी, अपने उदर गुहा में तो मिलेगी, साथ ही साथ पृष्ठ भाग में अंदर की ओर। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है।
10 से 12 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर और वेट 120 से 170 ग्राम। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं। वृक्क के केंद्रीय भाग की तीसरी भीतरी अवतल सतह, मतलब ये वाली, ये जो सतह होगी ना वो अवतल जैसी दिखेगी। 2 लेंस होते हैं ना, उत्तल अवतल, वो ये देखो, ये उत्तल लेंस की अवतल लेंस की तरह दिखेगी। इस खांच को क्या बोलेंगे? हाइलम। यहाँ पे लेबल नहीं किया है, लेकिन इस खांच को बोलेंगे हाइलम। ठीक है, इसी से होकर जितनी भी वेन्स हैं, मतलब धमनियां हैं, शिराएं हैं, मूत्र वाहिनियां ही हैं, यही अंदर जाएंगी, इसी से ही बाहर निकलेगी इन खांच में। ये खांच बनाई हुई है जिसका नाम हाइलम कर रखा है, हाइलम बोल रखा है। इसी में ही धमनी आएगी, इसी में ही शिरा आएंगी और यहीं से ही बाहर जाएंगी, यहीं से ही बाहर जाएंगी, यहीं से मूत्र नलिका बाहर आएगी। देख रहे हो, मूत्र नलिका भी यहीं से आएगी, रक्त वाहिनियाँ भी यहीं से आएगी, प्रवेश भी यही है और निष्कासन क्षेत्र भी यही है। हाइलम के भीतरी भाग की ओर कीप के आकार की रचना, जिसे वृक्के की ये श्रोणी पेल्विस कहते हैं, इससे निकलने वाले प्रोजेक्शन को कैलेक्स कहते हैं, जो अभी आएगा नेक्स्ट वाले डायग्राम में। अब भी नेक्स्ट आएगा, चलो जी, ये लो जी, वेट कर रहे थे ना। ये देखो, बाहरी भाग क्या है? वलकुट। देखो थोड़ा सा जूम कर दूँ, बाहरी भाग देखो कहाँ पर है? वलकुट। ये देखो वलकुट भाग है, ये देखो वक्र का आवरण है, ठीक है। ये बर्तनी के स्तंभ है, ये देखो जहाँ जहाँ एरो है ना वहाँ वहाँ कंसंट्रेशन डालो, जहाँ जहाँ एरो है ना वहाँ कंसंट्रेशन डालो। ये क्या है? मध्यांश पिरामिड। ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसका मध्यांश भाग ये है, मतलब ये जितना भी है ना ये पूरा मध्यांश है, और ये जो बाहर वाला है ना वो वलकुट है। मैं पीछे बोल रही थी ना कैलेक्स, वो यही है। देखो ये जो स्तंभ से पिलर से बने हुए ना, ये देखो ये पिलर्स जिनसे ये पिरामिड जुड़े हुए हैं, ये कैलेक्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये कैलेक्स। ये क्या है? वृक्क धमनी रेड जो थी, वृक्क शिरा नीली वाली रंग की थी, वृक्क पेल्विस, ये देखो ये भाग, ये सब बता दिया। यहाँ पे देखो मूत्रवाहिनी ये निकलती दिखाई दे रही है, ये ऐसे जाएगी, यहाँ से एक और आ रहा है। क्लियर, वेरी क्लियर। बाहरी भाग वलकुट और भीतरी भाग मेडुला। मध्यांश में कुछ शंक्वाकार पिरामिड होते हैं, ये जो देख रही है शंक्वाकार पिरामिड, इस तरह की संरचनाएं, इन्हें पिरामिड बोलते हैं। वलकुट मध्यांश पिरामिड के बीच में फैलकर वृक्क के स्तंभ बनाते हैं, जिन्हें बर्तनी बोलते हैं। देखो ये भी हमने देख लिया, ये 2 पिरामिड के बीच में क्या है? बर्तनी के स्तंभ। वृक्क किडनी में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचनाएं वृक्काणु होते हैं, नेफ्रॉन। देखो न्यूरॉन अलग है, न्यूरॉन अलग चीज़ है, न्यूरॉन अलग चीज़ है, और नेफ्रॉन अलग है, नेफ्रॉन अलग है। ये नेफ्रॉन है, न्यूरॉन अलग है, नेफ्रॉन अलग है। इसके अंदर क्या होता है? गुच्छे नुमा संरचना, ग्लोमेरुलस। गुच्छक वृक्क धमनी की शाखा, अभिवाही अपवाही। यहाँ से एक धमनी आएगी, एक नलिका आएगी अभिवाही, जिसमें से सारे पदार्थ अंदर आएंगे, और एक होगी अपवाही, जिससे अच्छे पदार्थ बाहर निकलेंगे, अपवाही। आगे और डिटेल में आएगा, चिंता ही मत करो। ये क्लियर हुआ? समझ गई सारा? ये लो जी, मैंने फालतू ही बनाया। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ये देखो कितनी सुंदर बनाई है। अभिवाही धमनिका से क्या होएगा? सारे कंटेंट अंदर आएंगे। फिर कहाँ आएंगे? ग्लोमेरुलस तक। ये गुच्छा है, यहाँ पे क्या होगा? फिल्ट्रेशन का काम होगा, अच्छी अच्छी चीज़ें अंदर आएगी, और सॉरी जो गंदी चीज़ें हैं, जो वेस्ट है, वो तो क्या है? फिल्ट्रेशन के थ्रू अंदर आ जाएगी यहाँ पे इसकी ओर, कि भाई ये मूत्र है, इसका निष्कासन करना है, बाहर निकालना है। और जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो वापस बाहर निकाल जाएगी, कि जी ये अच्छी हैं, ये वापस से आप ब्लड के थ्रू बॉडी के सारे पार्ट में ले जाओ, ये अच्छी है। तो आएगी किससे? अभिवाही से।
और जाएगी किससे? अपवाही से। अच्छी चीज़, प्योर चीज़। और अभिवाही से तो क्या है, हर तरीके के वेरिएंट्स आएंगे। बोमन संपुट, ये बोमन संपुट है प्याला सा, इसमें वही पदार्थ आएंगे जो टॉक्सिक है, जिसे बाहर निकालना है। वही पदार्थ आएंगे जो टॉक्सिक हैं, जिसे बाहर निकालना है। ये क्या है? ये देखो कुंडलित, ये देखो ये संरचनाएं क्या है? ये है हेनले का लूप। ये मोटी भुजा आरोही भुजा और ये पतली भुजा अवरोही भुजा। ये ब्लड की जा रही है स्ट्रीम। अब ये हेनले का लूप मुड़ गया। अब ये कहाँ जा रहा है? संग्राहक नलिका में। यहाँ से ये जाके कहाँ मिलेगा? अपनी उसे मिलेगा मूत्रवाहिनियों में। ठीक है, ये क्या है? समीपस्थ बोमन संपुट के जस्ट चिपक के जो जा रही है ना नलिका, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है। और ये जो दूर वाली है ना, ये वाली, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है। समीपस्थ में और दूरस्थ में ये क्या करेंगी? ये नलिकाएं क्यों जगह घेर रखी है? ये वही कि मान लीजिए अपन ने वेस्ट तो निकाल दिया, बोमन कैप्सूल में वेस्ट तो आ गया, बट मान लो अगर इसमें कुछ H2O भी आ गया ज़्यादा, या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आयंस भी आ गए, मुझे चाहिए थे वो, बट मेरे को नहीं भेजना था, लेकिन कैसे ना कैसे मान लीजिए गलती से फिल्टर होके आ गया ये भी इधर। मतलब अच्छी चीज़ तो डेफिनेटली चली गई यहाँ पे, लेकिन मान लीजिए फिर भी थोड़ा बहुत वाटर ज़्यादा ही चला गया, या फिर किसी तरह के आयंस चले गए, तो क्या है? तो ये लोग नलिकाएं क्या करेगी? ये बोलेंगी कि अरे हम हैं ना, हम ऑब्जॉर्व कर लेंगे, हमारे दीवारें ऑब्जॉर्व कर लेगी, चिंता ही मत करो। अगर एक्स्ट्रा में कुछ गया भी है जो नहीं जाना चाहिए था मूत्र में, हम पहले ही ऑब्जॉर्व कर लेंगे। अगर पानी एक्स्ट्रा चला गया, फिल्टर के थ्रू आपका पानी ज़्यादा ही निकल रहा है उस फिल्टर में से, तो हम क्या करेंगे? हम उसे ऑब्जॉर्व ले लेंगे, हम उसे काम में ले लेंगे, आप चिंता ही मत करो। तो ये था न्यूरॉन और नेफ्रॉन। देखो मेड से भी हो रहा है, देखो नेफ्रॉन है ये, वृक्क। न्यूरॉन अलग है, नेफ्रॉन अलग है। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट में हम ये इनके मैकेनिज़्म पढ़ेंगे कि कैसे ये चीज़ आ रही है और कैसे ये फिल्ट्रेशन हो रहा है, क्या प्रेशर लग रहा है, मूत्र का निर्माण कैसे हो रहा है, ये नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। हमने किडनी का एक कार्ड देख लिया कि अंदर से किडनी कैसे दिख रही है, और किडनी के भी अंदर जो वृक्काणु होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे। अब इनके नाम याद कर लेना आप, इनके नाम याद रखना। अब देखो मानव उत्सर्जन तंत्र, ये याद करना है पहले तो आपका वर्क है, ये याद करो। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? मानव उत्सर्जन तंत्र की उदाहरण सहित या फिर चित्र सहित व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा, आपको उसमें जब मानव उत्सर्जन तंत्र है उसमें अगर मान लो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देना हुआ और मान लो छोटा सा क्वेश्चन देना हुआ कि वृक्क की संरचना को समझाइए, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। मान लीजिए चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन ये आ जाए कि वृक्काणु की संरचना व उसके कार्य समझाइए, तो आपको ये डायग्राम आना चाहिए और जो मैं पीछे समझाऊंगी ना आगे वो आना चाहिए। तो आपको ये आना चाहिए, और मुझे लगता है इतने अच्छे से समझा दिया है, आपको हार्ड नहीं पड़ेगी ये चीज़। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। थैंक यू।